नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें कुशीनगर से। ट्रेन की स्लीपर कोच के गलियारे में पढ़ी गई नमाज और ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो चुका है। खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में नमाज पढ़ी गई, लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ी गई। वीडियो में चादर बिछाकर नमाज पढ़ी जा रही है। कई लोगों का एक साथ नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ी जा रही है। किसी को प्रार्थना, दुआ, इबादत करने की रोक नहीं है, मनाही नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना, लोगों को रोक कर के नमाज पढ़ना, इसकी इजाज़त नहीं है। और ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या किसी मकसद से ऐसा किया जा रहा है या फिर वक्त हो चुका था नमाज का और फिर कहीं जाने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए ट्रेन में ही नमाज अता की गई। लेकिन इससे जो बाहर वेटिंग पर यात्री खड़े थे उनको काफ़ी वेट करना पड़ा और इसके अलावा अगर ट्रेन चल जाती, जो लोग बाहर छूट जाते तो वो भी एक बड़ी समस्या हो सकती थी। हालांकि ट्रेन रुकी हुई थी, रुकी हुई ट्रेन में क्योंकि पैसेंजर्स अंदर जाते हैं, अपनी अपनी सीट को लेते हैं, लेकिन वो अंदर जाए कैसे। नमाज पढ़ रहे हैं चादर बिछा करके नमाजी, और इसी के साथ साथ लोगों को रोक करके नमाज पढ़ी जा रही है। तो इसलिए कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है। ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। डीके यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए लाइव कुशीनगर से। डीके यादव, किसी को इबादत करने के लिए, किसी को पूजा करने की मनाही नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को परेशानी में डाल करके, किसी को रोक करके अगर पूजा इबादत की जाए, वो भी सार्वजनिक जगह पर, तो इसकी तो मनाही है। आखिरकार ये किस मकसद से किया जा रहा था? ये कुशीनगर जनपद के खड्डा रेलवे स्टेशन पे 5273 जो सत्याग्रह एक्सप्रेस है रक्सौल से चल के और दिल्ली जाती है, उसमें कल की बात बताई जा रही है। जहां पे ट्रेन जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती है, उसके बाद जो है कि आप देखे होंगे जिस तरह से वीडियो वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसमें लगभग कई आधा दर्जन की संख्या में मुस्लिम लोग हैं। वो बिल्कुल ट्रेन के जो गलियारे हैं स्लीपर कोच के, उसके बीच में खड़े बैठ जाते हैं और जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक जो है कि वो नमाज अदा कर रहा है। हालांकि नमाज अदा करना या किसी भी धार्मिक जो है कि आस्था पे ठेस पहुंचाने की बात तो अलग है, किसी के ऊपर जो है कि सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 2 मिनट का वहां रेलवे स्टेशन पे 5273 सत्याग्रह एक्सप्रेस का स्टॉपेज है और उस दौरान उन लोगों का नमाज पढ़ना, कहीं ना कहीं जो उसमें से उतरने वाले और चढ़ने वाले जो पैसेंजर है उनको दिक्कत खड़ा हो गया और उनको जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस कोच में जिनकी रिजर्वेशन थी वो दूसरे कोच में जाकर चढ़े। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि एक जो है कि पूर्व विधायक ने इस वीडियो को शूट कर लिया और तब जाके ये वीडियो वायरल हुआ। तो देखिए, आस्था की बात अलग है, लेकिन जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती है तो वहां पैसेंजरों को उतरना होता है और चढ़ना बिल्कुल। होता है। कि रेलवे ने इस चीज को लेके काफी पहले भी जो है कि सहूलियत दी है कि हमारे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। लेकिन जिस तरह से एक विशेष समुदाय के द्वारा अगर उस कोच में के गलियारे में नमाज पढ़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसको लेकर आप इसके पहले भी देखे होंगे कि अस्पताल में या फिर कहीं दूसरे जगह या सड़क पे कई जगह जो है कि नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ट्रेन में इस तरह के जो है कि अगर कृत्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अशोभनीय है। अगर आपकी आस्था है तो आप इस जगह पे जाके अपने जो है कि नमाज पढ़े या जी। पूजा करें, लेकिन ट्रेन के जहां लेकिन इस बीच डी के बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नमाजी पढ़ रहे थे, क्या इन्हें किसी ने रोका नहीं या फिर रेल प्रशासन की ओर से इन पर नजर नहीं रखी गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ हो रहा है? इन्हें क्यों अलग से कोई कमरा नहीं दिया जा रहा? जी देखिए, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में इस तरह के जो है कि भारतीय रेल के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहां बैठ के पूजा करे या कोई व्यक्ति वहां बैठ के नमाज पढ़े। जी। वहां यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों को जो है कि आवागमन करने के लिए होती है कि वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंतव्य के लिए बनाया जाता है, न कि वहां जो है कि धर्म विशेष का स्थापना करके और वहां पूजा करने की बात कर ली जाए या फिर नमाज करने की बात कर ली जाए। तो यहाँ नमाज पढ़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के द्वारा तो ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के जो है कि आप देखे होंगे इसके पहले भी, जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया कि अस्पतालों में भी जहां सार्वजनिक प्लेस है वहां इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहिए, जिससे आम व्यक्ति को, दूसरे लोगों को भी बिल्कुल, इससे बिल्कुल। लोगों को अगर किसी प्रकार की
दिक्कत हो या किसी प्रकार की असुविधा हो तो ऐसे में इबादत उन जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया DK यादव तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अगली खबर की। इलाहाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जिला जजों के लिए तबादले किए हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ल जिला जज लखीमपुर बने हैं, ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी गोंडा के जिला जज बने हैं, हापुड़ के नए जिला जज बने हैं रविंद्र कुमार, और सैयद मौज बिन आसिम बने हैं कासगंज के जिला जज। तो पीठासीन अधिकारी संजीव पांडे बागपत के जिला जज बने हैं, हरीश त्रिपाठी संत कबीर नगर के जिला जज बने हैं। 3 अपर सत्र न्यायाधीशों का भी स्थानांतरण किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सैयद मौज बिन आसिम बने हैं कासगंज के जिला जज। 3 न्यायाधीश, 3 अपर सत्र न्यायाधीशों का भी स्थानांतरण किया गया है। दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का शुभारंभ होगा। योजना के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। नव नियुक्त कैंडिडेट्स को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योजना के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और इसी के साथ साथ नवनियुक्त कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस रोजगार मेले में और क्या खास होगा जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर, 10 लाख लोगों को नौकरियां, क्योंकि लगातार सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार ने युवाओं की नौकरियों के लिए क्या किया, और शायद इसी का जवाब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेगा, जहां पर 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। पीयूष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, रोजगार मेले का शुभारंभ होना है आज 11 बजे। 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। किन किन कैटेगरीज में नौकरी है, अगर हम जान पाए तो? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे के आसपास मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव को लॉन्च करेंगे और करीब 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसके अलावा दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के करीब 38 मंत्रालयों और विभागों में ये भर्तियां होंगी और ये सभी भर्तियां यूपीएससी और एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह फैसला इस साल के जून में मंत्रालयों के विभागों में मैन पावर की समीक्षा करने के बाद लिया था। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर हम बात करें तो जो 10 लाख नौकरियां हैं वो अभी ग्रुप ए गैजेट कैटेगरी में करीब 23,584 नौकरी वहां से दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप बी गैजेट कैटेगरी में 26,282, वही ग्रुप सी नॉन गैजेट कैटेगरी में 8 लाख के आसपास पोस्ट खाली है। अकेले रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें ग्रुप बी यानी नॉन गैजेट में करीब 39,366 और ग्रुप सी के 2 लाख पद खाली है। रेलवे में ग्रुप सी के करीब 2,91,000 और गृह मंत्रालय के ग्रुप सी नॉन गैजेट कैटेगरी में 1 लाख पद खाली है। तो इन्हीं भर्तियों की बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि आज कई शहरों में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और उड़ीसा से अगर हम बात करें तो उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, गुजरात में मनसुख मंडाविया, चंडीगढ़ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान में अगर हम बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। चूंकि ये पूरा कार्यक्रम कहीं न कहीं ऑनलाइन रखा गया है, वर्चुअली तौर पे रखा गया है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सौगात कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों की कितनी किस विभाग में कितनी पोस्टें खाली है, उसके बाद सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव को लॉन्च करेंगे। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को भगवामय किया जाएगा। हजारों भगवा ध्वज का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के घरों गलियों में ध्वज लगाए जाएंगे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और करीब 37 घाटों पर सजाए जाएंगे। करीब 17 लाख दिए रेत पर
रामायण के चरित्र उकेरे जाएंगे, हजारों भगवा ध्वज का निर्माण करवाया जा रहा है। तो इस बार की अयोध्या की दिवाली जो होगी वो बहुत खास रहेगी। बहुत सी अलग चीज़ों को महत्वता इस बार दी जा रही है, जैसे कि रेत पर रामायण के चरित्रों को उकेरना हो, या फिर करीब 37 घाटों पर जो 17 लाख दिए जगमगाएंगे वो हो, और बिल्डिंग्स पर लाइट के माध्यम से, 3D लाइट्स के माध्यम से रामायण के चरित्रों को दिखाना हो। ये तमाम चीज़ें इस बार हम देखेंगे अयोध्या में जो अलग होंगी, विशेष होंगी। और इस बार की दिवाली काफ़ी खास रहेगी क्योंकि सबकी निगाहें इस पर बनी होंगी कि कैसी ये दिवाली रहने वाली है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घाटों पर दिए पहले से ही सुखाने के लिए रख दिए गए हैं। 17 लाख दिए, यानी कि दियों की संख्या बढ़ गई है, घाट वही हैं। तो ऐसे में इस बार कम दूरी पर ये दिए लगाए जाएंगे, एक साथ ये दूरी पर लगाए जाएंगे। तो लखनऊ से अगली खबर बता रहे, दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में समीक्षा बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होना चाहिए अयोध्या का ये दीपोत्सव, और इसी को लेकर के तमाम तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। ये कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का अवसर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को लेकर के समीक्षा बैठक भी की है। एक एक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्यान रखा जाए, जो भी विदेशी पर्यटक आए उन्हें सही से दिशा निर्देश दिए जाए, उन्हें सही रास्ते पर लेकर के जाया जाए। चाक चौबंद हो सुरक्षा इंतजाम, सफल आयोजन के लिए पहले से ही पूर्वाभ्यास किया जाए, और दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में समीक्षा बैठक हुई है। तो इस बार का दीपोत्सव खास हो रहा है, चूंकि हम लगातार बता रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी चूक हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीलेश चौहान बने हुए हैं, अयोध्या से ज्योति जायसवाल हमारे साथ बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले नीलेश, आपसे अपडेट ले लेते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अयोध्या में कैसी तैयारी चल रही है। बहरहाल वो पहले खुद भी देख करके आ चुके हैं, लेकिन अभी लखनऊ में भी हैं तो भी अयोध्या की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक समीक्षा बैठक की है जिसमें दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर, दीपोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, दीपोत्सव में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उसको लेकर, दीपोत्सव में शामिल होने वाले लोकल और जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि दीपोत्सव के समय कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो। जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं, श्रद्धालु हैं, जो दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे, उनकी व्यवस्था की जाए ताकि उनको जो है कहीं पर कोई असुविधा ना होने पाए। उसके अलावा जो दीपोत्सव में जिन पुलिसकर्मियों की, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए वो उनका स्वभाव सरल एवं सौम्य रहे ताकि जनता से किसी भी प्रकार की नोक झोंक ना हो पाए, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। और दिवाली के अवसर पर इस तरीके का बड़ा और दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा है जिसमें 18 लाख दीपक जलाए जाएंगे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जब दीपक जलाए जाएंगे तो अपने आप में ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। कहीं ना कहीं इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे, तो उसको उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो जगह जगह पर स्नाइपर टीमों को तैनात किया गया हो, जगह जगह पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवानों को तैनात करने की बात हो, सिविल ड्रेस में स्थानीय पुलिस को तैनात करने की बात हो, तब तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके का कोई बड़ा आयोजन होता है, खासतौर पर भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वहां पर इस तरीके का कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपने आप में विशालकाय हो जाता है। क्योंकि इस बार की अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जब ये आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ेगा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब दीपोत्सव होगा तो उसमें शामिल होंगे, तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है कि जब अयोध्या में दीपोत्सव होगा तो 18 लाख दीपक एक साथ जलाए जाएंगे, तो उनके जलाने का प्रबंध जो है वो किस तरीके से होगा। जो वॉलंटियर लगाए गए हैं वो अपने अपने जगहों पर इन दीपकों को जलाएंगे, साथ ही साथ जो मंदिर के पुजारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी इस बड़े पैमाने पर, जिसको लेकर के ज्योति जायसवाल हमें जानकारी ज्यादा दे पाएंगी। ज्योति जायसवाल, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, घाटों पर 18 लाख दिए जलाने हैं, ऐसी तमाम इस बार बड़ी चीजें और विशेष चीजें होने वाली हैं जिस पर सभी की निगाह रहेगी। तो कैसी तैयारी और क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में अभी? लगभग लग चुके हैं और दियों को कल बिछाया जा चुका है। और इस बार का जो दीपोत्सव है कहीं ना कहीं त्रेता युग की याद दिलाएगा, क्योंकि वो जो झलक है दीपोत्सव की, न्यूज़ ऑन इंडिया ने लगातार अपने दर्शकों को वहां की तैयारियां, वहां की तस्वीरें दिखाई है। कहीं ना कहीं इस बार का दीपोत्सव उस प्रभु श्री राम के उस त्रेता युग की याद दिलाएगा कि किस तरह से प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था और साथ ही साथ कैसे वहां के अयोध्या वासियों ने दिया बिछा करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। उसी के मतलब प्रधानमंत्री जब पे आ रहे हैं तो साफ तौर पर उसी त्रेता युग की एक बार ये झलक देखने को मिलेगी अयोध्या वासियों को और भी देश विदेश के लोगों को भी। और साथ ही अगर बात करें तैयारियों की तो वॉलंटियर्स के जो मेन तो सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि वॉलंटियर्स जो हैं उनको मिनिमम जितने वॉलंटियर्स हैं जिनकी सूची में नाम है उन्हीं उतने वॉलंटियर्स को पास जारी किया गया और बाकायदा पास में फोटो और आधार से मिला करके ही एंट्री दी जा रही है, जो कि पिछली बार इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं थी क्योंकि तब इतना बड़ा इवेंट नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन नहीं था। चूंकि इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो साफ तौर पर इस बार देखने को ये मिल रहा है कि वॉलंटियर्स के को लेकर के भी बहुत सख्त सुविधाएं दी गई हैं, सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वॉलंटियर्स को भी एंट्री मिल रही है तो उनके पास को और आधार कार्ड से मैच करके। और साथ ही साथ अगर मीडिया कर्मियों की बात करें तो साफ तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए भी यही चीज यही नियम है कि उनके भी जो कार्ड जारी किए जाएंगे। अभी तो उनके कार्ड जारी नहीं किए गए हैं लेकिन सूचना विभाग आज उनके कार्ड जारी कर देगा। अब साफ तौर पर मीडिया कर्मी की भी जो सूचियां गई हैं उसी सूची के हिसाब से ही मीडिया कर्मियों को भी पास मिल पाएगा। और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात करें तो साकेत डिग्री कॉलेज से 16 तरीके की जो झांकियां निकलती हैं प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित, उन झांकियों पर भी जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं साफ तौर पर उनकी भी सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है कि वो किस तरह से अच्छे से अयोध्या में एंटर कर पाए और किस तरह से उनको असुविधा किसी तरह की ना हो। और दूसरी बात अगर हम तैयारियों की करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं कि प्रभु श्री राम का जो त्रेता युग में आगमन हुआ था और उसी आगमन की झलक को अगर अयोध्या में दिखाया जा रहा है, साफ तौर पर जो वहाँ के अयोध्या वासी हैं उनके में अच्छे एक अलग तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। ये खुशी है, ये हर्षोल्लास है, ये इंतजार है उस दिवाली का जिस दिवाली को लेकर के इतनी चर्चाएं हो रही हैं नीलेश, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, 18 लाख दियों को जलाना हो, सभी घाटों को जगमगाना हो, ये इतना आसान भी नहीं है और इसलिए बाकायदा इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, इस पर बारीकी से चर्चा की जाती है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो कई दिन पहले जाकर के वहां पर जाकर के दौरा करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ चलेगा। तो ये इतना इजी नहीं था ये पूरा टास्क, लेकिन जब संभव हो जाएगा तब सराहना की जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, उससे पहले खुद वो अयोध्या के दौरे पर गए थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। कल समीक्षा बैठक के दौरान भी उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहाँ लगाए गए शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये बड़ा जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। साफ तौर पर जब दीपोत्सव को मनाया जाए अयोध्या के अंदर, उससे पहले जो है पूर्वाभ्यास किए जाएँ ताकि दीपोत्सव समय पर और सकुशल संपन्न हो सके, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, बड़े पैमाने पर लोगों की वहाँ पर आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ देश विदेश के साथ तमाम जो पर्यटक हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से दीपोत्सव का जो पर्व है वो मनाने के लिए अयोध्या लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पहले से ही पूर्वाभ्यास किए जाए, चाहे वो दीपक जलाने की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं, श्रद्धालु हैं, उनके रहने और सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि इस बार की अगर हम अयोध्या के दीपोत्सव की बात करें तो भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को ये इंतजार था कि प्रभु श्री राम कब अपने मंदिर में विराजेंगे। वो भी अब कहीं ना कहीं उसकी भी न्यू
पड़ गई है और लगातार मंदिर का निर्माण जो है वो चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। उसके साथ साथ अयोध्या नगरी की अगर हम बात करें तो जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ने उनका स्वागत किया था, अपने घरों के बाहर दीपक जलाए थे और खुशी जताई थी। ठीक वैसा ही माहौल इस बार जो है अयोध्या में नजर आएगा, क्योंकि सनातनी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सनातनी सभ्यता ये बताती है कि जब भी कोई हम खुशी मनाते हैं, जब भी कोई हम उत्सव मनाते हैं, तो जो भगवा झंडा होता है उसको हम अपने घरों पर लगाते हैं, गली मोहल्ले में लगाते हैं। तो उसकी भी तैयारियां बड़े पैमाने पर अयोध्या में की गई हैं कि गली मोहल्ले में भी भगवा ध्वज लहराया जाएगा, जो ये प्रतीक होगा कि कहीं पर प्रभु श्री राम विजय करके वापस लौटे थे, जिसके बाद जनता ने उनका वहां की जो नगरी के लोग थे उन्होंने स्वागत किया था। चाहे जितनी मर्जी चर्चा हो, जितना मर्जी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन ये तो माना जाएगा कि जब से बीजेपी केंद्र में आई है तो इस प्रकार की ये जो सनातन संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। ज्योति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली के दिन प्रभु राम का कैसा स्वरूप होगा, कैसी साज सज्जा होगी, उसकी तैयारियों को लेकर के क्या खास है? जी देखिए, प्रभु श्री राम का जो आगमन होगा वो एक कलाकृतियों के माध्यम से होगा, जो कलाकार आकर के प्रभु श्री राम की भूमिका, माता सीता की भूमिका और भगवान राम लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। उनको साफ तौर पर पिछले साल ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने ही उनका आगमन किया था। वो पुष्पक विमान से आए हुए थे और उनको वहां से पिकअप किया गया था। साफ तौर पर इस बार भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा कि प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से आएंगे और उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ आगमन होगा। और साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि इस बार प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। और साफ तौर पर बात करें, जैसा कि नीलेश जी ने बताया कि अयोध्या में एक अलग तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अयोध्या की जनता के मन में एक जगह तरह से ये है कि जब से बीजेपी आई है, तब से बीजेपी का शासन आया है और तब से हमें अयोध्या की झलक जो है वो त्रेता युग के तौर पर हम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ना सिर्फ अयोध्या वासी हर्षो उल्लास में दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश में जो सभी लोग हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं अयोध्या की इस दिवाली से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर जो है वो हम आपको बताएं, लखनऊ से बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी बुलाए गए। बहुजन समाज पार्टी का ये 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन है। प्रदेश स्तरीय बीएसपी पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा। बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे से सम्मेलन शुरू हो जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती इसकी अध्यक्षता करेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश स्तरीय बीएसपी पदाधिकारियों का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में सुबह 11 बजे पहले तो ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार होगी और इसी के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती इसकी अध्यक्षता करेंगी। और क्या खास होगा इसमें निकाय चुनावों के अलावा इस राज्य सम्मेलन में, ये भी हम देखेंगे। लेकिन बीएसपी अपनी जमीन तलाशती हुई, वापस ट्रैक पर आती हुई और इन राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश देती हुई कि बीएसपी भी चुनावों में मंथन करती है, रणनीति बनाती है और मात भी दूसरी पार्टियों को दे सकती है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन बीएसपी कार्यालय में, क्योंकि सुबह 11 बजे ये सम्मेलन है। निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति भी तैयार होगी। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर एक और बता देते हैं मेरठ से। सुभारती विश्वविद्यालय की घायल छात्रा की मौत हो गई है। 48 घंटे बाद अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। सुसाइड अटेम्प्ट में गंभीर रूप से छात्रा घायल हुई थी। तस्वीरें न्यूज़1 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी। बीडीएस की छात्रा के साथ सहपाठी ने भी छेड़छाड़ की थी और सहपाठी से परेशान होकर छात्रा ने 4थी मंजिल से छलांग लगाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।